देखो, समय के साथ ना हर किसी का वक्त बदलता है, पर उस वक्त को बदलने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना संघर्ष होता है, कितने सेक्रीफाइस होते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आज एक योजना के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है निसार परियोजना। निसार परियोजना, निसार प्रोजेक्ट। लिटरली दोस्त, अगर आप सोचो तो इसरो के बारे में सोचो तो इसरो के लिए, क्या पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय है। वही अमेरिका जो किसी ज़माने में भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देता था, आज वो भारत के जीएसएलवी के, उसी जीएसएलवी के लिए जिसके लिए भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, उपयोग से भारत अमेरिका का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निशार, वो भारत सफल करने जा रहा है। चाहिए, वही मैं कह रहा था कि कब किसी का वक्त बदल जाए, लेकिन उसके लिए उसके पीछे क्या होना चाहिए? संघर्ष, उम्मीद, कठिन परिश्रम। इन सारी चीज़ों से जुड़ता हुआ हमारा निशार प्रोजेक्ट या परियोजना आज इतना महत्वपूर्ण है, जो आप सबके लिए एक अध्याय है, एक लेसन है। तो आइए, इस निसार परियोजना में ऐसा क्या है, किन चीज़ों को लेकर यहाँ हम बात करने वाले हैं, क्या यहाँ पर समसामयिकी से जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि गिरी है। मेरी एक संस्था है जो पूर्वांचल IAS के नाम से चलती है गोरखपुर में, जहाँ मैं फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ दिल्ली के अध्यापकों द्वारा। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। मेरी डिग्री जो है वो PhD IIT दिल्ली से रही है। बाद में रिसर्च साइंटिस्ट भी रहा हूँ IIT दिल्ली में। कई सालों तक DST के साथ मिलकर काम किया है। 18 वर्षों से पठन पाठन कर रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी कुछ पुस्तिका है जो विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण में आती है, और इस समय अगर मैं बोलूँ तो मैग्रा हिल से ये पब्लिश होती है और ये हाल ही सेलिंग बुक में आती है। पूरे भारत में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आज ये किताब है विज्ञान, तकनीकी, और उसके साथ जो दूसरी बुक मेरे साथ जो छपती है, मतलब मैग्रा हिल पे, इन्वायरमेंट की बुक। ये टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारे PDF अवेलेबल होते हैं। रवि UPSC_अनअकैडमी, यहाँ से आप जाकर इन PDF को ले सकते हैं। अनअकैडमी पे जो मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/RaviPA2010 पर अवेलेबल है। मेरा जो यूज़ कोड है वो रवि UPSC है। इससे लेकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी तरह की छूट ले सकते हैं। ये UPSC के एनुअल प्राइस हाइक हैं जो 23 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं, और फिर भी थोड़ा दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 23 तारीख गुजर है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। और ये कोड है जिस पे आपको 10% एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाती है रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर। अगर आप प्लस कम्बो या प्लस GS सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस हाइक है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर 1 साल होने वाली है, इस प्राइस हाइक के पहले ले लें, एक साल और उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा आप क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। ये UPSC CSE कॉम्बैट है, जहाँ पर आपको 26 दिसंबर और 2 जनवरी को क्विज़ हो रहा है, जहाँ पर 11 बजे मॉर्निंग में आप आना नहीं भूलेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में है। यहाँ पर डिफरेंट रैंकिंग्स के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पर UPSC सिलेबस के हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज़ जो सिलेबस है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एजुकेटर्स के क्वेश्चंस होते हैं और उनके साथ आपके डिस्कशंस होते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिएगा, और जो भी आपको छूट हो सकती है उसे लीजिएगा। आइए दोस्त, हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं आज निसार परियोजना की। निसार परियोजना काबिल तारीफ़ है, पिछले कई सालों से न्यूज़ में रही है, और 2023 में इस परियोजना को सफल करने की बात है। निसार परियोजना में 2 राष्ट्र हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। उन राष्ट्रों की एजेंसियों के नाम आप देख सकते हैं। अमेरिका, जिसकी एजेंसी का नाम है नासा, और दूसरा इसरो, जो कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, यह है भारत का। तो भारत और अमेरिका मिलकर एक भविष्य में सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे निसार परियोजना के नाम से जाना जाता है। ओके, सो सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब हो गया सार, और यहाँ पर हो गया नासा का मतलब N, और इसरो का मतलब इंडिया, और ये तीनों मिलकर इसरो, मतलब नासा इंडिया है ना, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये पूरा नाम हो गया। और जाकर जो नामकरण पड़ा वो क्या पड़ा? निसार परियोजना। अब बात करते हैं निसार परियोजना का बैकग्राउंड क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, कहानी शुरू होती है 2012 में। 2012 में भारत क्या करता है, एक स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह भेजता है। और ये स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह से रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। अप्रैल 2012 में जो भारत द्वारा भेजा जाता है, अमेरिका जैसे राष्ट्र के पास इस स्तर का उपग्रह नहीं होता है। यह ऐसा उपग्रह होता है जो दिन और रात दोनों समय में आसानी से देख सकता है, और दूसरी तरफ हर तरह के मौसम में भी बेहतर ढंग से काम करता है। हर तरह के मौसम में भी पृथ्वी की तस्वीरें सटीक तरीके से लेता है।
ओके और कहने का अभिप्राय है कि फिर मैं कह रहा हूँ भाई अमेरिका जैसी कंट्री के पास इस लेवल का उपग्रह नहीं होता है। तभी अमेरिका उसी दिन डिसाइड करता है कि मैं भारत के साथ मिलकर इस तरह की तकनीकी के लिए काम करूंगा और भविष्य में मैं भी इस तरह की तकनीकी सीखूंगा। और वही तकनीकी, भाई मैंने बोला ना, उसी तकनीकी के लिए अमेरिका ने भारत के साथ समझौता किया। ये समझौता कब होता है इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के विजिट पे जाते हैं सितंबर 2014 को। वहीं उस समय बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो भी बोलिए आप श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी यूएस यात्रा के दौरान वहाँ पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है कि भविष्य में हम दोनों मिलकर एक निषाद प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। इसके लिए जो पहली संयुक्त संचालन समूह यानी ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक होती है वो 21 जुलाई 2015 को होती है और उसके बाद जाकर सारी रूपरेखा तैयार होती है कि कैसे हम लोग निषाद प्रोजेक्ट के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आज इसरो की साइट पर अगर आप जाइए तो डेट तक तय कर दिया गया है। इवन यहाँ तो वर्ष भी कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि डेट तक तय कर दिया गया किस दिन को किस वर्ष में भेजा जाएगा। वैसे मैं बताऊं तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी भी याद है जब चंद्रयान 2 का भेजने की बात थी तो 2016 बोला जाता था चंद्रयान 2 को भेजा जाएगा, लेकिन भेजते भेजते सोचिए 22 जुलाई 2019 हो गया। आप खुद देखिए 22 जुलाई 2019 हो गया। तो वही मैं सोचता हूँ कि यहाँ तो ईयर तय नहीं होता है, आप तो डेट भी तय कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ है। देखते हैं, हम सब दुआ करेंगे कि ये हमारा उपग्रह है ये सक्सेसफुल हो जाए। इसे भारत के अंदर से भेजा जाएगा। भारत के अंदर से जो प्रक्षेपण स्थल होता है जहाँ से उपग्रह भेजे जाते हैं उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ओके और इसे GSLV Mk2 GSLV के Mark II की मदद से भेजा जाएगा। GSLV का एक वेरिएंट है, GSLV की एक किस्म है। तो GSLV की एक वेरिएंट या किस्म है जिसका नाम है GSLV Mk2, इसकी मदद से इसे भेजा जाएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही GSLV है जिसके बारे में आपको शुरुआत में टिप्पणी कर रहा था। इसी GSLV के तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता थी। इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए भारत जो था अमेरिका से गया, अमेरिका मुझे दे दो दे दो दे दो, अमेरिका ने मना कर दिया। बाद में वही क्रायोजेनिक इंजन हम लोग को रूस से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आज उसी GSLV के लिए आज अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैंने वही बात बोली, वक्त हर किसी का बदलता है, अगर आप में हार्ड वर्क करना और जुनून है तो। ठीक है, दूसरी चीज इसे हम कहाँ लगाने वाले हैं, इसे हम जिस कक्षा में लगाने वाले हैं वो है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा को हम भोर और संध्या की कक्षा भी कहते हैं। इसे हम भोर एवं संध्या की कक्षा भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे डस्क एंड डॉन एंड डस्क ऑर्बिट भी कहते हैं, भोर एवं संध्या की कक्षा कहते हैं। क्यों इसे भोर एवं संध्या की कक्षा कहते हैं, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, इस बारे में मैं आपको स्टैटिक पार्ट में बताता हूँ। और आपको लिटरली बताऊँ तो जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं उन्हें भी अगर हम देखें तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में ही भेजा जाता है। आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं आपको निषाद प्रोजेक्ट पढ़ा रहा हूँ एक तरह का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी परीक्षण उपग्रह है। और पृथ्वी परीक्षण उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो पृथ्वी परीक्षण उपग्रह होते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पृथ्वी परीक्षण दूर संवेदी उपग्रह में छोटी सी टिप्पणी कर देता हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा ये सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में लगाया गया है, लगाया जाएगा 2023 तक, जिसे हम भोर एवं संध्या की कक्षा भी कहते हैं। इसका कंसेप्ट मैं आपको स्टैटिक पार्ट में पढ़ाता हूँ, यहाँ से फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा। ऊंचाई लगभग 747 किलोमीटर होगी पृथ्वी की सतह से, और जिसका झुकाव कोण होगा 98.4 अंश के कोण पर होगा। 98.4 अंश का कोण का मतलब होता है 90 डिग्री का मतलब होता है जहां से चल रहा है घूमकर वहीं उसी कक्षा में आ जाए। 98.4 का मतलब होता है 98.4 डिग्री का कोण का मतलब होता है, अंश का कोण का मतलब होता है कि 8.4 डिग्री आगे बढ़ जाए वहां से, फिर अगली बार जब घूम कर आए 8.4 डिग्री आगे बढ़ जाए, क्योंकि 90 पर तो वहीं आएगा, 98.4 डिग्री पर क्या होगा, वो वहां से 8 डिग्री बढ़ जाएगा, तो फिर वहां से 8 डिग्री बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सन आगे बढ़ता है वैसे सैटेलाइट उसके सामने आता रहता है, इसीलिए उसको हम ऐसा कहते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ऐसा लगता है जैसे हर मोमेंट में सूर्य का पीछा कर रहा है। इसको मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्टैटिक कक्षा में पढ़ाता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये क्वेश्चन आने वाले वर्षों में, विगत वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, जिसे भोर एवं संध्या की कक्षा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नासा में ऐसा है क्या, ठीक है, नासा ऐसा क्या है जो भारत के लिए कर रहा है, ठीक है, यानी और इसरो ऐसा क्या है जो नासा के लिए कर रहा है, या कहने का मतलब है दोनों मिलकर कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना एक एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार है, SAR मतलब एल बैंड पॉलीरिमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार है। वहीं दूसरा इसरो जो है वो एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार बना रहा है। नासा द्वारा जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है वो 1.25 गीगाहर्ट्ज का है, और जो इंडिया द्वारा बनाने वाला है उसकी आवृत्ति जो है वो 3.20 गीगाहर्ट्ज है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 24 सेंटीमीटर है, इसकी तरंग दैर्ध्य 9.3 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या होता है, कुछ हम लोग जब सैटेलाइट भेजते हैं तो उनमें पेलोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेलोड लगाते हैं।
पेलोड, अंग्रेजी भाषा में भी पेलोड ही कहते हैं। पेलोड का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जो उपग्रह पर लगाए जाते हैं और उन्हीं पेलोड्स की मदद से उपग्रह कार्य करते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम बोला चाहें, सेंसर, कैमरा, एंटीना, ये सब जो चीज़ें जो किसी उपग्रह के अंदर लगाई जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस जिसकी मदद से वो काम करता है, वो पेलोड कहलाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट तरह के पेलोड का प्रयोग किया जाता है इन उपग्रहों के अंदर, जिसके माध्यम से डिफरेंट तरह की क्रियाएं यूज में लाई जाती हैं। तो नासा द्वारा जो एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसरो द्वारा जो एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इनकी मदद से ये पिक्चर और इमेजेस लेने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअल में भी मैं आपसे बोल रहा था कि दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह ये भी पिक्चर इमेजेस लेने की कोशिश करते हैं। और मैं अभी आपको सिंथेटिक एपर्चर रडार के निसार की बात कर रहा हूं। निसार एक तरह का, मैं बताऊं, सच में बताऊं तो एक तरह का पृथ्वी आकलन उपग्रह है, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब होता है पृथ्वी आकलन उपग्रह। ये पृथ्वी आकलन उपग्रह है। पृथ्वी आकलन उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रह में आपको बताऊं तो 90% करीब दोनों का कार्य एक ही होता है। जो कार्य आप दूर संवेदी उपग्रहों के देखते हैं, वही कार्य आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के भी देखते हैं। लेकिन कुछ कार्यों में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होता है, पृथ्वी आकलन उपग्रह, ये इतना बढ़िया होता है जितना दूर संवेदी उपग्रह के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिनमें हमारा निसार भी आता है, होता क्या है, जो फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं, यानी बहुत ही माइन्यूट छोटे लेवल पर जो परिवर्तन पृथ्वी की सतह पर हो रहे हैं, उनका भी गणना अगर हम बताएं तो निसार के द्वारा हो सकेगा, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा हो सकेगा। कभी दूर संवेदी उपग्रह ये बता देगा कि यहाँ पे झील है या नहीं, दूर संवेदी उपग्रह बता देगा झील सूख गया है। लेकिन अगर मैं पूछूं किस दर से झील सूखा है, हर दिन कुछ पर्टिकुलर टाइम में किस हिसाब से रेट से झील सूखा है, तो भैया यहाँ दूर संवेदी उपग्रह बोलेगा आई एम सॉरी, मैं क्षमार्थी हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन वहीं पर जो पृथ्वी आकलन उपग्रह है, वो उसके फ्रैक्शनल चेंजेस जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं, माइन्यूट चेंजेस भी होते हैं, उनकी भी जानकारी दे देगा। अब बताओ, मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं प्लेट्स के मूवमेंट हो रहे हैं, तो वहां पर दूर संवेदी उपग्रह इस तरह की जानकारियां नहीं देगा। लेकिन अभी बता रहा हूं, इंच में भी अगर परिवर्तन होता है, इंचों में भी अगर परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी आकलन उपग्रह आपको इसकी गणना देता है। अब आपको इसको और क्लियर हो गया होगा मित्र कि पृथ्वी आकलन उपग्रह, जहां पर हम सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार की बात कर रहे हैं, क्या काबिल तारीफ होगी। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर होने वाला क्या है। भूमि यानी सतह, यानी मिट्टी, बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ की इमेजेस को आप देख सकते हैं, और किस रेट से कि बर्फ पिघल रहा है, समुद्री बर्फ में क्या परिवर्तन हो रहा है, और पूरा का पूरा इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 साल का होगा। हर 12 दिन के अंतराल पर जाकर ये पूरे पिक्चर और इमेजेस को पृथ्वी का लेगा। कहने का मतलब मान लीजिए पृथ्वी है तो 12 दिन में पृथ्वी के पूरे सतह का इमेजेस ले लेगा, फिर अगले 12 दिन में फिर पृथ्वी के सतह का इमेज ले लेगा, हर 12 दिन में उस चीज को दोहराएगा, दोहराव चक्र होगा। ठीक है, और आपको बताऊं कि ऐसा कहा जाता है कि 10.4 इंच तक छोटी सतह की गतिविधियों का भी पता लगा है। अब बताओ, कहीं किसी जगह पर अर्थक्वेक आए और ये पहले ही उस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी दे, तो बताओ कितनी जान माल को हम बचा सकते हैं। और ये भी बताओ कितने छोटे एरिया में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, जैसे भी हम लेक बोली, एक अभी हम आपको बता रहे थे, एक झील है जो सूख रहा है, उसका एक हम आइडिया आपको दे रहे हैं। लेक प्यूपो करके एक लेक है बोलीविया में, लेक प्यूपो करके है ना, आप गूगल पे डालिएगा आपको मिल जाएगा। ये काफी हद तक सूख गया था और इसके सूखने की दर का इमेजेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से ही बेटर आया था। ठीक है, और मैं वही कह रहा हूं कि एक टेनिस के कोर्ट से भी छोटी जगह है और वहां आज के आधे आकार की जगह, उसमें अगर थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस जो सतह पे हो रहा है, तब भी ये चेक कर लेगा। अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदी और पृथ्वी आकलन उपग्रह काफी हद तक एक के काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी आकलन उपग्रह दूर संवेदी की अपेक्षा काफी खूबसूरत है। लेकिन हाँ, कक्षाओं के बारे में बात करूं, दोनों को किस कक्षा में लगाते हैं? सूर्य तुल्यकालिक। अब ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा सिर्फ और आपको स्टैटिक में ही पढ़ाता हूं, जिसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा अनअकैडमी के सेशंस में। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि भाई इसमें नासा क्या कर रहा है और इसमें भारत क्या कर रहा है। नासा की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है जेपीएल। पहले तो ये क्लियर कर लो, जेपीएल का पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। जेपीएल का पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। ओके, इसका पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। क्या होता है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी? एक्चुअली जैसे इंडिया में इसरो के बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन है ना, जहाँ पे इसरो के बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, वहीं नासा के भी बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं। उनमें एक प्रयोगशाला का नाम है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। आपको एक बात बताऊं, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी निसार के लिए काम कर रहा है। इसके पहले जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी भारत के जो चंद्रयान 1 मिशन गया था, आप शायद सुने होंगे चंद्रयान 1 मिशन, जिसे हम लोगों ने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। आज ही मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं MPPSC में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, किस डेट को चंद्रयान 1 भेजा गया है। तो चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजा गया था, उस केस में भी जो अमेरिका का ये लेबोरेटरी है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसने भारत की मदद की थी।
ओके, तो वही जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जो नासा का है, वो नासा का जो है, जो निशार में क्या योगदान दे रहा है, एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार यही बना रहा है, जीपीएस प्रणाली जो है यही बना रहा है, डेटा वगैरह का रिकॉर्ड जो किया जाएगा यही बना रहा है। ये चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका से आ रही है। इसके अलावा बाकी सारा का सारा काम हमारा भारत खुद कर रहा है। यानी अगर इन 3 चीजों को याद रखें और जिन इन चीजों को याद ना रखें तो अपने आप ही समझ गए कि बाकी जो चीजें हैं सारी की सारी इसरो बना रहा है। एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का डिजाइन और विकास भारत कर रहा है। अंतरिक्ष यान बस जो है वो भारत बना रहा है। अंतरिक्ष यान बस क्या होता है, जब हम किसी रिसर्च को कर रहे होते हैं, उसके बहुत सारे प्रोटोटाइप मॉडलिंग टाइप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, वो अंतरिक्ष यान बस के द्वारा किए जाते हैं। डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम की किस तरीके से डेटा को ऊपर नीचे दिया जाएगा उपग्रह के माध्यम से, वो सारा का सारा प्रणाली भारत बना रहा है। अंतरिक्ष यान को एकीकरण करना, उसका परीक्षण करने की सारी चीज अंतरिक्ष यान बस के माध्यम से भारत कर रहा है। जिस प्रक्षेपण यान की मदद से भेजा जाएगा भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV जिसे आप कहते हैं, उसका उपयोग और प्रक्षेपण जो है भारत द्वारा किया जाएगा। इसी GSLV का क्रायोजेनिक इंजन, जिसकी मैं तारीफ आपसे इस वीडियो की शुरुआत पे कर रहा था, कक्षा में ले जाकर वहां पे कार्य कराना, वो भी सब भारत कर रहा है। तो सबसे बड़ा काम तो भारत ही कर रहा है ना, काफी हद तक वही बात मैं बता रहा हूं। अब यहां लिए चलते हैं आपको सिंथेटिक एपर्चर रडार पर। ये सिंथेटिक एपर्चर रडार ऐसा क्या है, याद रखिएगा, सिंथेटिक एपर्चर रडार ऐसा ही है जिसकी वजह से फ्रैक्शनल चेंजेस आप देख पाते हैं। कैसे काम करता है, इधर आइए। सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या करता है कि पृथ्वी की सतह से परिवर्तन को मापने के लिए करेगा। सब परिवर्तन मतलब वही फ्रैक्शनल चेंजेस, और ये उच्च रेजोल्यूशन की छवियों को लेता है। उच्च रेजोल्यूशन का मतलब होता है बहुत माइन्यूट डिस्टेंस तक की चीजों को ये स्टडी कर लेता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा करीब तक के इमेजेस को भी देख लेना, उसको कहते हैं हाई रेजोल्यूशन छवि। और यहां पर इस तकनीकी के माध्यम से यह संदर्भित है, यानी किया जा सकता है। इसकी सटीकता के कारण ही जो होता है बादलों की जानकारी हो सकती है। बादल सोचो कितने डेंस होते हैं, फिर भी उनकी स्टडी कर लेता है। इवन अंधेरे में भी जो इनके द्वारा जो रेजोल्यूशन होता है उसकी स्टडी कर लेते हैं। यानी अंधेरे में भी और बादलों में भी, यानी कह लीजिए दिन और रात में भी, और मौसम में भी, किसी भी तरह का मौसम हो उसका डेटा आपको दे देगा। तो ये सब कहीं ना कहीं उपग्रहों द्वारा पहले संभव नहीं था, लेकिन सिंथेटिक एपर्चर रडार और निशार द्वारा ये और संभव हो पाएगा। यह कह लीजिए पृथ्वी आकलन उपग्रह इसका एक क्या है, सोल्यूशन है। फाइन। और एक बात आपको बताता हूं, इसमें जो सक्रिय सेंसर होते हैं, इनमें क्या होता है, सिंथेटिक एपर्चर रडार में सक्रिय सेंसर लगे होते हैं, और जो सेंसर लगे होते हैं जिनके द्वारा पृथ्वी के इमेजेस लिए जाते हैं, ये पृथ्वी पर माइक्रोवेव संकेतों को प्रसारित करते हैं। तो माइक्रोवेव यहां से उपग्रह से नीचे जमीन पर जाता है, और वही माइक्रोवेव सिग्नल जो पृथ्वी पर जाता है वहां से फिर लौट कर आता है, और वहां से जो बिखरे हुए संकेत होते हैं, जो स्कैटरिंग होती है ना, उन्हीं के माध्यम से सिग्नल बैक स्कैटर बोलते हैं उसको, जो सिग्नल पीछे नीचे से लौट कर आते हैं, उसके द्वारा पृथ्वी पर मौजूद उन चीजों की जानकारी लेते हैं। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। वही पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के बीच की दूरी को मापता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के बीच की दूरी को मापता है, किस हिसाब से उस छोटी छोटी जगहों पर परिवर्तन हो रहा है, और बैक स्कैटर के माध्यम से सिग्नल जाएगा नीचे से फिर ऊपर आएगा, और उसी सिग्नल्स के माध्यम से अर्थ के सरफेस की इमेजेस दिए जाएंगे, और ये सारा का सारा माइक्रोवेव की मदद से होता है, यानी सूक्ष्म तरंगों के द्वारा। तो ये एक छोटा सा एक निचोड़ था निशार प्रोजेक्ट। इस नोट्स को हिफाजत से अपने पास रखिएगा, ये आपके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, समय के साथ कुछ और नए अपडेट होंगे तो मैं आपको लेकर आऊंगा। बाकी अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीजेस यूपीएससी CSE के लिए अवेलेबल हैं। आप सबको अपना इवैल्यूएशन जरूर करना चाहिए कि जो पढ़ाई आपकी चल रही है उस पढ़ाई में आप कहाँ तक पहुंचे हैं, और इनरोल करने के लिए रवि UPSC कोड को यूज कीजिएगा। दूसरी तरफ मेरा कोर्स जो अनअकैडमी पर साइंस टेक और पर्यावरण है ना, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण के लिए प्रारंभ हो चुका है 21 दिसंबर से, ठीक है। प्लस के कोर्सेज पर मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, आप सबको दिल से धन्यवाद इसलिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 5 दिन के अंदर ही, जो अभी 5 क्लासेस हुई हैं, आप मुझे इतना खूबसूरत रिस्पांस देंगे। इसके लिए आई लव यू ऑल गाइस, आई लव यू ऑल गाइज। आई एम वेरी थैंक्स टू यू पीपल गाइज कि आपने मुझे इतने कम समय में टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट में लाकर रख दिया, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। 20 वर्षों में जो मैंने फेस टू फेस में नहीं किया, वो 5 दिन में मैंने लाइव सेशन में किया। फेस टू फेस में भी बच्चों ने मुझे बहुत रिस्पॉन्स दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया। वही ऊर्जा है, वही जील है, वही उत्साह है, जिसकी वजह से मैं आज आपके पास अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस में आ चुका हूँ। और मुझे पता है कि जिस हिसाब से आपने मुझे प्यार दिया है,
टॉप एजुकेटर्स के लिस्ट में 5 दिन में आपने लाकर रख दिया, ये अपना प्यार बनाए रखेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताए रखिए कि सर अगला वीडियो इस टॉपिक पे बनाओ, मुझे इस टॉपिक पे काफ़ी दिक्कत होती है और ये रिसेंट में चल रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ स्टैटिक के वीडियोज़ जो हैं, स्टैटिक के लेक्चर्स में आपको लाइव में ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो स्टिल बहुत, जैसे अभी मैंने सोचा है कि बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये आपको ना वैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी की सारी क्लासेस ना मैं आपको स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, जो सबके लिए फ्री होती हैं, ठीक है। वो स्पेशल क्लासेस जो हैं आपको अनअकैडमी पर मेरे लिंक पर मिल जाती हैं। जो लिंक आपको मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरा जो लिंक है वो ये अनअकैडमी पे लिंक है, जहाँ आपको सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। यहाँ मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उस वीडियोज़ को देखती रहेगी। और स्टैटिक पार्ट में जो बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, जो आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए या कभी कभार यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपके लिए लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए। और ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जो गांव से दूर गए, हमारे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कोर्सेज नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस है ना, उसमें आपको बहुत कुछ मैं पढ़ा दूंगा, बहुत कुछ मैं पढ़ा दूंगा। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग भी फाइनेंशियल क्रंच में रहे हैं बचपन में, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही ईमानदार अध्यापक हूँ। और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो समय के साथ और अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपके साथ जुड़ने आया हूँ, दूर होने नहीं, ठीक है, चलेगा। ये वो अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं भी अनअकैडमी का एक फैमिली मेंबर हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये अनअकैडमी के जो कोर्सेज है, गुरुकुल एनसीईआरटी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए। ये यूपीएससी जीएस कोर्सेज हैं जो 2022-23 के लिए मिशन और लक्ष्य के नाम से स्टार्ट है। इसके अलावा आपको 20 जीएस बुक्स भी यहाँ बुकलेट आपको दी जाती है। अब पार्ट ऑफ यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को मैं हमेशा जिंदाबाद बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव मेंटरिंग, यहाँ पे कोई आपको बंदा मिल जाता है जो आपकी प्लानिंग करता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में आपकी मदद हेल्प करता है। तो एक तरह का एक ट्यूटर होता है जो आपके साथ ऑनलाइन ट्यूटिंग करता है। अब पार्ट ऑफ अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंस क्रंच है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको जो सटीक लगे उनमें से आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस हैं, ये जरा स्टडीज़ के कोर्सेज हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके अलग अलग प्राइजेस हैं, आपको जो भी सही लगे। पर मैं फिर आपको बोलूँगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिंदाबाद। थोड़े से पैसे, कहावत है ना हिंदी में, जैसे 90 पैसे 90, जो आप थोड़ा खर्च कर रहे हैं थोड़ा और कर लीजिए और बेटर ही ले लीजिए, है ना। ये आपका कोड है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, रवि यूपीएससी, इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। इवन इतना ही नहीं, आपके ऑप्शनल कोर्सेज में भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको रवि यूपीएससी के नाम से मिल जाता है। जाते जाते जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे वीडियोज़ हैं जो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे YT सेशन पे, वो इसी टेलीग्राम के लिंक पर यहाँ पे भी शेयर हो जाते हैं। और इनकी जो भी PDF आती हैं, वो यहाँ पर मैं हमेशा शेयर कर देता हूँ वीडियो के साथ। ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल है, unacademy.com/ravi2010। यहाँ से आप मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो भी स्पेशल क्लासेस फ्री में अवेलेबल होती हैं, वो आप ऐसे, अगर किसी के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है प्लस कोर्सेज का, तो यहाँ पे भी मेरे से काफ़ी फायदा ले सकता है। ये रवि यूपीएससी कोड है, जब भी जाइए तो इस कोड को जरूर यूज़ कीजिएगा इन चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए। जाते जाते आप सबको बहुत सारा प्यार, और ये चैनल्स को सब्सक्राइब करना, मेरा घंटा बजाना, मुझे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी PDF के लिए टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ से ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश किया कीजिए। आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो पिछले 20 वर्षों से नोट्स बना रहे हैं और अभी भी उनके नोट्स पूरे नहीं हुए। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी तरह की चीज़ों में फंस जाइए और ज़िंदगी भर लिखते रह जाइए, जबकि आपको कम लिखकर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नोट्स बनाना चाहिए, ना कि ज़्यादा लिखकर और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटों को प्यार करते रहें और अपना ख्याल रखते रहें। तो चलिए, अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।